अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमपी उर्दू पॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का समाज विज्ञान का अध्याय 1 के क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एनसीईआरटी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन्हें समझेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामाजिक विज्ञान का खंड 1 यानी कि किताब हमारा अतीत इतिहास के पार्ट 1 के बारे में यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। आपका पाठ का नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ पर। यहाँ पर कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में बताता है। यानी कि इतिहास जो है वो हमें क्या बताता है कि हर समय क्या बदलाव आ रहा है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ बताता है। इतिहास की कुछ घटनाएं खास महत्वपूर्ण तिथियां बन जाती है। इतिहास में जो भी घटनाएं हुई है वो क्या बन जाती है, आपकी महत्वपूर्ण तिथियां बन जाती है। समय के साथ घटनाएं व अध्ययन विषय के बदलते ही महत्वपूर्ण तिथियां भी बदल जाती हैं। यानी कि समय के साथ जो घटनाएं बदल जाती हैं और उनके विषय भी क्या होते हैं, वो भी बदल जाते हैं और क्या बन जाती है, महत्वपूर्ण तिथियां भी बदल जाती है। यानी कि जो आपकी जो डेट्स होती है इसके अंदर वो भी क्या होती है, बदल जाती है। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को क्रमशः हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा है। जो जेम्स मिल है ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। जेम्स मिल ने क्या करा था, भारत के इतिहास को क्रमशः 3 भागों में बांट दिया था, 3 कालखंडों में बांट दिया था। कौन सा कालखंड था, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। यानी कि 3 कालखंडों में क्या करा था, बांट दिया था। शक्तिशाली व उन्नत राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र के लोगों पर नियंत्रण उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी कि शक्तिशाली जो भी देश या राष्ट्र क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं या फिर उन्नत होते हैं राष्ट्र, वो क्या करते हैं, अन्य राष्ट्र के लोगों पर क्या करते थे, नियंत्रण करते थे। तो उसको क्या कहते थे, उपनिवेशवाद कहलाता था। वो क्या कहलाता था, उपनिवेशवाद। अंग्रेज़ों ने भारत पर नियंत्रण स्थापित किया और इसे अपना उपनिवेश बनाया। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत पर क्या कर लिया था, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यहाँ पर क्या करने लगे थे, वो रूल करने लग गए थे, जिससे क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित किया और इसको क्या कहते हैं, इसे अपना उपनिवेश बना लिया था। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल किया। जो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास जो लिखा गया, कितने सालों का, 250 सालों का जो इतिहास लिखा गया था, ठीक है, इतिहासकारों ने कहाँ से लिखा था, कौन कौन से उनको स्रोत मिले थे, तो कहाँ से लिखा था, पहला था सरकारी दस्तावेज, मुख्य अभिलेख, नीतिगत फैसले, सर्वेक्षण, इन सारी चीज़ों से इत्यादि से लिखा गया था। फिर आती है आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली यानी कि इतिहास किसे कहते हैं, तो किसको, भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन। जहाँ पर भूतकाल यानी कि पास्ट का क्या हो, वर्णन हो, जहाँ पर पास्ट का क्या हो, एक क्रमबद्ध वर्णन हो, सीरियल वाइज वर्णन हो, उसको इतिहास कहते हैं। गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल क्या होता है, आपके अंग्रेजी शासनकाल का प्रमुख शासन अधिकारी था। जो अंग्रेजी शासनकाल होता था, यहाँ पर जो इंडिया में ब्रिटिश रूल करते थे उनको क्या कहते थे कि उनको क्या कहते थे, शासन अधिकारी, यानी कि जो उनको कहते थे गवर्नर जनरल। फिर आता है आपका संग्रहालय। संग्रहालय किसे कहते हैं, तो जिस स्थान पर ऐतिहासिक सामान, यानी कि जो स्थान जहाँ पर क्या हो, इतिहास का सामान रखा हुआ हो, हथियार रखे हो, मूर्तियाँ हो, पुरानी मूर्तियाँ हो, वो जहाँ पर भी ये सामान रखा होता है उसको कहते हैं संग्रहालय। फिर महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये तिथियाँ आपको अच्छे से याद कर लेनी, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो कौन से है, 1773 यहाँ पर क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कब बने थे, 1773 में। सेकेंड है 1782 में क्या हुआ था, जेम्स रेनल द्वारा पहले नक्शे का आवरण चित्र तैयार किया गया। यानी कि जो पहला नक्शा का चित्र बनाया गया था, आवरण चित्र बनाया गया, वो किसके द्वारा बनाया गया था, जेम्स रेनल के द्वारा। और कब बनाया गया था, तो 1782 में। फिर आता है 1920 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का निर्माण हुआ था। किसका, जो हमारे भारत के जो लेखागार है ना, उनका निर्माण कब हुआ था, 1920 में हुआ था अभिलेखागार का निर्माण। फिर यहाँ से आते हैं आपके पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ के प्रश्नोत्तर, चित्र 1 का ध्यान से देखिए, यह चित्र किस प्रकार का उपनिवेश का बोध कराता है। तो यहाँ पर आपका चित्र कौन सा है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये रहा आपका चित्र जिसका आपका क्वेश्चन दिया गया है।
ये आपका चित्र है, इसके बारे में दिया गया है। तो आपका क्वेश्चंस क्या है कि चित्र 1 को ध्यान से देखिए। चित्र किस प्रकार का उपनिवेशवाद का बोध कराता है? तो किस प्रकार का बोध कराता है ये? पाठ्य पुस्तक में दिया गया चित्र जेम्स रेनेल द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स रेनेल द्वारा 1782 में तैयार किया गया था। कब तैयार हुआ था? 1782 में तैयार किया गया था। पहले नक्शे का आवरण चित्र है। ये क्या है? हमारे पहले नक्शे का आवरण चित्र है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल ने चित्र में दिखाया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे। इसमें क्या दिखाया गया था कि जो भारत के लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो भारत के लोग हैं इन्होंने क्या करा था? इन्होंने क्या करा था? इनका जो प्राचीन ग्रंथ था वो किसको सौंपा था? भारतीयों ने किन्हें सौंपा था? ब्रिटिश सत्ता को सौंपा था। ये इसमें दर्शाया गया इस चित्र के अंदर, जैसा कि यहाँ बताया गया। प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। अतः चित्र में रेनेल में उपनिवेशवाद का बोध कराया गया। यानी कि ये जो चित्र आपको बताया गया था, इसमें क्या करा रहे थे? उपनिवेशवाद का बोध करा रहे थे। उपनिवेशवाद क्या होता है? यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, शक्तिशाली व उन्नत राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र के लोगों पर नियंत्रण उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी कि कोई और देश, यानी कि कोई और शक्तिशाली देश आकर किसी और देश पर कब्जा कर ले या नियंत्रण स्थापित कर ले, वो हमारा उपनिवेशवाद कहलाता है। और चित्र में क्या दर्शाया है रेनेल ने कि यहाँ पर उपनिवेशवाद का उसने बोध कराया गया। सेकंड क्वेश्चन है, अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करने पर पता लगाइए कि उनके जीवन के बारे में पता लगाइए। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह तय किया है। तो आप बना सकते हैं, परिवार में पिता के जीवन के कालखंडों एवं प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची निम्नवत है। इस तरह से आप निम्नवत सूची बना सकते हैं, जिसमें आप पहले अवधि लिखेंगे, दूसरे में महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला कौन सी है? शैशवावस्था। शैशवावस्था किसे कहते हैं? बचपन की शरारतें और जन्मदिन। किशोरावस्था, जिसमें शिक्षा प्रारंभ की तिथि होती है, उपाधि मिलना। युवावस्था, रोजगार के लिए संघर्ष, फिर विवाह। वृद्धावस्था, सामाजिक कार्यकर्ता बनना। वृद्धावस्था में क्या होता है? सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। जीवन के कालखंडों को मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से तय किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्रोत 1 और 2 को देखें। क्या आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है? बताइए कि आपको क्या फर्क लगता है। तो स्रोत 1 तथा 2 के प्रतिवेदनों के स्वरूप में बहुत फर्क है। स्रोत 1 में प्रतिवेदन में औपनिवेशिक नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की सूचना दी गई है। सिपाहियों का मकसद अंग्रेजी सरकार को समाप्त करना है। तो यहाँ पर आपके चित्र बताए गए हैं, स्रोत 1 और 2 का आपके ये 2 चित्र यहाँ पर आपको बताए गए। तो क्या कहा गया है? औपनिवेशिक नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की सूचना दी गई। सिपाहियों का मकसद अंग्रेजी सरकार को समाप्त करना है। जो पहले में आपने बताया था उसमें क्या था कि सिपाहियों का मकसद क्या था? अंग्रेजी सरकार को समाप्त करना था। और दूसरे में प्रतिवेदन में पुलिस वालों की हड़ताल का कारण खराब भोजन बताया गया। और पुलिस वालों की हड़ताल का कारण क्या बताया गया है कि खराब भोजन। पुलिस वालों का मकसद पौष्टिक भोजन की व्यवस्था को सुधारना है। फिर आते हैं आपके पाठांतर प्रश्नोत्तर, यानी कि आपके पाठ के अंदर जो प्रश्नोत्तर है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाइए। आपको क्या करना है? विभिन्न तरीकों की सूची बनाना है और बताना है क्या किस तरह से आदिवासी इलाके को एक खेती में बदल सकते। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एक इतिहासकार अपनी जानकारियों को ढूंढने के लिए विभिन्न तरीकों की सूची बनाती है जो निम्नलिखित है। एक इतिहासकार अपनी सूची को कुछ इस प्रकार बनाएगा। पहला, क्या प्रशासन अभिलेख करेगा। फिर दूसरा, सर्वेक्षण। तीसरा, अधिकृत रिकॉर्ड्स, जो वहाँ के रिकॉर्ड्स होंगे वो देखेगा।
फिर अन्य साधन, यानी कि जितने भी साधन वहाँ होंगे, जैसे कि लोगों की डायरियाँ, आत्मकथाएं, स्थानीय बाजार इत्यादि। अगला क्वेश्चन है आपका, सही और गलत बताइए। सही गलत है। तो पहला है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये आपका क्या होगा, सही कि गलत? तो ये होगा आपका सही। जेम्स मिल ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, 3 कालखंडों में बांटा था। पहला क्या था, हिंदू था, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ईसाई। ये 3 कालखंडों में क्या कर दिया था, बांट दिया था। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सही। दूसरा है, सरकारी दस्तावेजों में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो सरकारी दस्तावेजों में क्या हमें ये समझने को मिलता है कि आम लोगों की सोच क्या है? नहीं, सरकारी दस्तावेज में कभी आम लोगों की राय नहीं लिखी जाती। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। थर्ड वाला है, अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अंग्रेज़ों को क्या लगता था कि सही तरह का शासन चलाना है तो क्या है, क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर, सर्वेक्षण। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं हैं? यानी कि जो जेम्स मिल था उसने भारत को 3 कालखंडों में तो बांट दिया, लेकिन अब उसमें समस्याएं क्या आई थी? तो क्या आई थी, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि 1857 में क्या हुआ, स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक और दार्शनिक, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्रिक, राजनीतिक और दार्शनिक थे कौन, जेम्स मिल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना रहेगा कि जेम्स मिल ने अपने एक पुस्तक बनाई है ना, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। में भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया था। कौन कौन सा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये यहाँ पर आपका गलत आ जाएगा, इसमें गलत दे रखा है, ईसाई भागों में नहीं बांटा था, यहाँ पर ब्रिटिश भागों में बांटा था। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 कालखंडों में बांटने से अग्रलिखित समस्याएं थी, यानी कि इस प्रकार 3 भागों में तो उसने बांट दिया था, लेकिन इसमें क्या समस्या आई थी वो बतानी है। पहला क्या है, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था और इतिहास का कोई भी दौर हिंदू या मुस्लिम दौर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राचीन भारत के सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। यानी कि क्या हुआ था, यहाँ पर इंडिया में ये हुआ था कि यहाँ पर जो भी शासन करता था उसका शासन क्या होता था, हर एक धर्म से होता था। वो कोई एक नैतिक नहीं खड़ा रहता था कि अगर कोई हिंदू है तो हिंदू ही चलेगा या मुस्लिम है तो मुस्लिम ही चला, इस तरह नहीं हुआ था। यहाँ पर जो चल रहा था, किस तरह चल रहा था, हर कोई अलग अलग धर्म से आकर शासन करा। दूसरा क्या है, यह विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था, यानी कि जो विभाजन था ये किस धारा पर आधारित हुआ था, औपनिवेशिक विचारधारा पर। और ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, और जो ब्रिटिश शासन क्या कर रहा था, भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। अंग्रेजी शासन को ही सभ्यता का प्रतीक माना है, जो कि पूर्णतः निराधार था। क्या माना गया था कि जो अंग्रेजी शासन है उसी को क्या माना गया कि यही सभ्यता का प्रतीक है। ये इसकी 2 सबसे बड़ी समस्याएं थी। थर्ड वाला है आपका क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। जो अंग्रेज थे उन्होंने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा था, तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनवाए, यानी जितनी भी शासकीय संस्थाएं थी उसमें क्या करें, एक अभिलेख कक्ष बनवाए थे, जिसमें क्या रखा गया, जैसे तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी इत्यादि के रिकॉर्ड रूम स्थापित किए। ये सारे क्या करें, बहुत सारी जगहें बनाई और यहाँ पर क्या करें, रिकॉर्ड रूम स्थापित किए। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे स्थान भी बना, और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे इनके लिए क्या करते, ये कहाँ रखे जाते हैं, अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे स्थान बनाए और वहाँ पर इनको रखा।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 4, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। यानी कि इतिहासकार जो अखबारों से जानकारी जुटाते थे, ठीक है, वो पुलिस रिपोर्टों से किस तरह अलग होती थी। इतिहासकार की जानकारी अलग होती थी और पुलिस रिपोर्टों में जो जानकारी लिखी जाती थी वो होती थोड़ी अलग थी। तो इसमें क्या अलग है वो आपको यहाँ बताना है। तो इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह सामान्यतः गलत नहीं होती है, क्योंकि समस्त संपादकों द्वारा क्षेत्र विशेष में जाकर जानकारी एकत्रित की जाती है जो कि निष्पक्ष होती है। यानी कि इतिहासकार किस तरह अपनी इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी रखते थे, क्या जितने भी पुराने अखबार होते थे उनसे क्या करते, जानकारी निकालते थे, और वो जो जानकारी होती थी वो कभी गलत नहीं होती थी। गलत क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो हर एक जगह की विशेष जानकारी होती थी। वो जर्नलिस्ट जो रहते थे, जो भी लिखते थे अखबार, वो क्या करते थे, उसी क्षेत्र में जाकर वहाँ की जानकारी निकाल के लाते थे, इसलिए वो कभी गलत नहीं होती थी। परंतु पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती थी। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट होती थी उसमें क्या होती थी, पक्षपात क्या हो सकते थे, पक्षपात इस वजह से क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, जांच के अधिकारी के व्यक्तित्व तथा वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव पर आधारित हो सकती है। क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है, कोई एक पुलिस वाला क्या करता है, जितने भी पुलिस होते हैं वो किसके उस पर चलते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर चलते हैं। गवर्नमेंट जो उनके आदेश देती है उनको फिर वही दबाव में आकर वही करना पड़ता है। तो पुलिस रिपोर्ट क्या होती थी, आधारित होती थी, अधिकारियों के दबाव पर आधारित होती थी। अगला प्रश्न है, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को ये पता चले कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं या सरकार को। ये कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों में क्या हासिल कर सकते हैं, ये आपको बताएं। तो क्या किया गया है, आपका क्वेश्चन ये बताया गया है कि आपको क्या करना है, इसमें ऐसी कंपनियां होती हैं उनको कैसे पता चलता है कि बच्चे को ये खिलौना पसंद है, यही खिलौना हमें और ज़्यादा मात्रा में बनाना है, इसकी मैन्युफैक्चर ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह क्या बोला गया कि सरकार को ये कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। और इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकता है, और जो इतिहासकार है वो इनसे क्या हासिल कर सकते हैं। तो क्या आज की दुनिया के सर्वेक्षणों के उदाहरण निम्नलिखित है। यानी कि आज की दुनिया में बहुत सारे सर्वेक्षण होते हैं जो कि आपको कुछ इस तरह से बताया गया। पहला क्या है, वनस्पतिक सर्वेक्षण, फिर है पर्यावरणीय सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, मतदान सर्वेक्षण, राजनीतिक सर्वेक्षण इत्यादि। इन सब की क्या किए जाते हैं, गिनती की जाती है और पता लगाया जाता है। जैसे कि खिलौना बनाने वाली कंपनियां सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद नापसंद का पता लगाती। अब जो खिलौना बनाने वाली कंपनियां वो क्या करती है, हर एक चीज़ का देखती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, किस में बच्चों का इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, सरकार और स्कूल प्रशासनिक अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्कूल में बच्चों की संख्या का पता लगाती है। रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है, बच्चों का पता लगाया जाता है। फिर इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से जानकारी एकत्रित कर समाज के विकास व परिवर्तन के विषय में लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है इतिहास में उनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं। यहाँ पर आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो कि आपके 25 और 26 की एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम में। तो क्या है क्वेश्चन, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी, तो ये लिखी थी किसने, जेम्स मिल ने। सेकेंड है भारत, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। तीसरा वाला है कुशन वीसी, सुलेखनी विसनी का अर्थ होता है। कुशन वीसी यानी क्या होता है, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कैलीग्राफी। इंग्लिश में ये कहलाती है कैलीग्राफी, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सुंदर लेखन। क्या होता है इसका अंदर, सुंदर लेखन यानी कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग या राइटिंग। थर्ड है आपका अगले है रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान ये आपके 2026 में पूछे गए हैं। यहाँ से अर्थशास्त्री जेम्स मिल का निवासी था, कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का। सेकंड वाला है
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स सन में भारत के गवर्नर जनरल बने। कब बने? 1773 ईस्वी में। तो इस वीडियो में मैंने आपको आपके बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन समझाए हैं और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जहाँ आपके बन सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके, वो भी अपनी तैयारी और अच्छे से बेहतर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।